हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 यूनिट 2, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमने देखा था कि वांट क्या होता है, व्हाट इज वांट इन इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में वांट सिंपली मीन्स अ डिजायर टू हैव और यूज समथिंग जो आपको सेटिस्फैक्शन या फिर हैप्पीनेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट पिज्जा, न्यू शूज और अ वेकेशन। ठीक है। अब वांट्स क्यों अराइज होते हैं? वी हैव वांट्स बिकॉज ऑफ, पहले तो फिजिकल नीड की वजह से। जैसे कि अगर हमें भूख लगती है तो हमें फूड की वांट होती है ना। अब सेकेंड रीजन है इमोशनल डिजायर। अब कुछ चीज की जरूरत या फिर वांट हमें इसलिए होती है टू फील गुड, वो करके हमें अच्छा फील होता है तो हम उसकी डिजायर करते हैं। एंड थर्ड इज द सोशल रीजन, ट्रेंडी होने के लिए, ग्रुप में फिट इन करने के लिए, आपके सोशल सर्कल में फिट इन करने के लिए भी सर्टेन चीज़ों की वांट्स आप करते हो। ठीक है। बट देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वांट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रिसोर्सेस जैसे कि मनी, टाइम, जो वांट को फुलफिल करने में चाहिए वो लिमिटेड है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। सो इसीलिए हमारे जो भी वांट्स है हमें उसको वाइजली चूज करना पड़ेगा। यानी कि जो अर्जेंट वांट है उसको हम पहले फुलफिल करते हैं, एंड बाकी वांट्स उनको कभी कभार हम वेट भी कराते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि ये वांट को बाद में फुलफिल करेंगे। ठीक है। ओके। अब कहीं सारे फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स आपके बुक में दिए गए हैं, तो चलिए फीचर्स को देखते हैं एक एक करके। पहले तो वांट्स आर अनलिमिटेड। हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वी ऑलवेज वांट समथिंग। वंस वन वांट इज सेटिस्फाई, अनदर पॉप्स अप, है ना। जैसे कि फोन खरीद लिया आपने, उसके बाद शायद आपको फिर कवर खरीदने का मन करेगा, एयरफोन खरीदने का मन करेगा। तो वांट्स हमेशा हमारे अनलिमिटेड रहते हैं। ऑल्सो वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, यानी कि किसी चीज़ की जो वांट है वो बहुत हाई इंटेंस से वांट होता है। जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करता है, वो हाई इंटेंसिटी वांट है। और कुछ वांट की इंटेंसिटी लाइक माइल्ड होती है, करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैसे कि वॉचिंग अ मूवी। ठीक है। एंड हम हमेशा जो अर्जेंट वांट है जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है वो पहले फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। देखिए, द मोर यू वांट समथिंग द मोर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम इट। जितनी हाई इंटेंसिटी से आपको उस चीज़ की इच्छा है तो पाने में उतनी ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी या फिर उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इन जनरल इट मीन्स द हैप्पीनेस दैट यू गेट, बट इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। कोई भी एक गुड आपके वांट को कितने अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका यूटिलिटी है। अगर बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि हाई यूटिलिटी है। अगर कम सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कम यूटिलिटी है। ठीक है। नंबर 5, ईच वांट इज सैशिएबल। सैशिएबल मतलब कि पूरी हो सकती है, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकती है। ईच वांट, यू कैन फुलफिल ईच वांट एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू ईट योर हंगर इज गॉन। देखिए, वैसे तो वंस आपके अनलिमिटेड होते हैं तो सारे ही एक साथ तो आप फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ईच वांट को इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअली ईच वांट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, प्रोवाइडेड कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हो, पैसे हो, टाइम हो, तो फिर आप वो वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है। कोई भी ऐसा वांट नहीं होता जो बिल्कुल ही सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई वांट्स नहीं होता। जो भी हमारे वांट्स है दे कैन बी सेटिस्फाइड। ओके। नंबर 6, वांट्स आर कॉम्पिटेटिव। देखिए, सिंस यू कांट सेटिस्फाई ऑल वांट्स एट वंस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, सो दे कम्पीट फॉर योर अटेंशन। देखिए, सारे हम एक ही साथ तो नहीं फुलफिल कर सकते, राइट। तो कौन सा पहले फुलफिल करे उसमें हमेशा टसल रहता है। तो आपके वांट्स जो है वो एक दूसरे में ही लड़ते रहते हैं कि मुझे पहले सेटिस्फाई करो। ठीक है। सो देर इज ऑलवेज कंपटीशन, मतलब कॉम्पिटेटिव एक फीलिंग रहती है कि कौन सी वांट को हम पहले सेटिस्फाई करें। ओके। नंबर 7, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको साथ में चाहिए होती है। सम वांट्स गो टुगेदर, जैसे कि टी एंड शुगर। अगर चाय पीने की इच्छा है तो चीनी भी आपको अभी चाहिए, वरना आप चाय इंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऐसे वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड नंबर 8,
wants can be satisfied in many ways. देखिए, if you are hungry you can eat rice, bread, noodles, different choices for the same want. तो एक ही want आप बहुत अलग अलग तरीके से satisfy कर सकते हो. wants are subjective and relative. इसका मतलब है कि what you want may not be what someone else wants. Also, what satisfy you today might not tomorrow. तो देखिए, इच्छा जो है, want जो है वो सब्जेक्टिव है. आपकी अलग इच्छा हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है ना. मेरे को अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक ही चीज से आपको अलग सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. इवन अगर मैं कल की बात करूं तो शायद कल मेरी इच्छा अलग हो एंड परसों मेरी इच्छा अलग हो, है ना. तो वांट्स जो है ये सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, टाइम के साथ चेंज भी होती रहती है. wants change with time, place and person. देखिए, you may want a jacket in winter but not in summer. Someone in Mumbai may want an AC and someone in Ladakh may want a heater. तो समय परिस्थिति के साथ want भी चेंज होती रहती है. Some wants come back again, recurring होती है, जैसे कि खाने की इच्छा. If you eat today, you will be hungry again tomorrow. ठीक है, तो जो हंगर है ये तो रेकरिंग है ना. आज भी हमें फूड की इच्छा होगी, कल भी होगी. आज सेटिस्फाई होगी तो कल अगेन हमें दोबारा हंगर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो ऐसे वांट्स को हम रेकरिंग वांट्स कहते हैं, जो बार बार आते रहते हैं. लेकिन कुछ रेकर नहीं होते, जैसे कि बाइंग अ हाउस. आपने एक बार घर खरीद लिया, अब आप इंस्टेंटली कल परसों जाके दूसरा घर नहीं खरीदोगे, है ना. एक बार घर खरीद लिया, इनफ हो गया एटलीस्ट फॉर सम टाइम, तो अब आप घर नहीं खरीदोगे, राइट. तो कुछ वांट्स रेकर नहीं होती, कुछ रेकर होती है. वंस कैन बिकम हैबिट. अब अगर आप कोई चीज़ को रिपीटेडली करो तो वो हैबिट भी बन सकती है. जैसे कि अगर आप कॉफ़ी पीते हो एवरी मॉर्निंग, तो वो वांट जो है आपकी हैबिट हो चुकी है. ठीक है. नंबर 13, वंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फैक्टर्स, जैसे कि इनकम, एड, फैशन ट्रेंड एंड फियर प्रेशर ऑल अफेक्ट व्हाट यू वांट. ठीक है, कुछ वांट जो है वो आउटसाइड फोर्सेस भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो मे बी आपको ज़्यादा चीज़ों की वांट होगी. अब एडवर्टीजमेंट देख के भी कभी कभार आप इन्फ्लुएंस होते हो, एंड कभी कभार जो फैशन ट्रेंड चल रहा है उसको देख के पीयर प्रेशर के चलते भी योर वांट्स वेरी. ठीक है. अब वांट्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज, जैसा कि हमने पहले ही देखा था. फिजिकल कॉज हो सकता है, मेंटल या फिर इमोशनल रीजन हो सकता है कि किसी चीज़ आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए कर रहे हो, एंड सोशल रीजन हो सकता है कि आपको पब्लिक में अच्छा इमेज मेंटेन करने के लिए यू आर वांटिंग सम गुड्स. एंड इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आपके इनकम में भी डिपेंड करता है कि अगर आप रिच हो तो मे बी आपकी वांट लग्जरी कार हो सकती है, अगर आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो, तो ऐसे वांट हम जनरली नहीं रखते, है ना. तो वांट डिफरेंट हो सकते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज. ठीक है. सो दीज वर सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ वांट्स. अब इकोनॉमिक्स में वांट्स को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं इनटू थ्री मेन टाइप्स, दैट इज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. अब नेसेसरीज क्या है? दीज आर द मस्ट हैव, ये आपको चाहिए ही चाहिए जिंदगी जीने के लिए. ठीक है. अब नेसेसरीज को भी हमने फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज योर बेसिक नेसेसरीज, जो आपको एग्जिस्टेंस के लिए ही चाहिए, जैसे कि फूड, बेसिक क्लोथ या शेल्टर. इनके बिना आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट है. ठीक है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ नेसेसरीज इज योर एफिशिएंसी, जैसे कि आपको हेल्दी रहना है तो सर्टेन चीज़ें चाहिए, बेटर काम करना है, लॉन्गर जीना है तो सर्टेन चीज़ें चाहिए, है ना. जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कंफर्टेबल हाउस, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, रिक्रिएशन और रेस्ट. तो ये सब आपके नेसेसरी फॉर एफिशिएंसीज में आते हैं. ठीक है. अब सर्वाइव करने के लिए शायद इनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए लाइफ में इनकी ज़रूरत होती है. एंड थर्ड नेसेसरीज आर योर कन्वेंशनल नेसेसरीज. These are the things we use because of habit or social custom, not because we need them to live. जैसे कि देखिए, wearing formal clothes to a wedding. अब ये भी एक तरह से नेसेसरी है, क्योंकि आप अब अलग कपड़े, वेडिंग में आप अच्छा कपड़े ही पहन के जाओगे, राइट. एकदम घर के जैसे कपड़े पहन के तो नहीं जाओगे, है ना. जैसे कि फेस्टिवल में अब गिफ्ट देना है आपको, अपने फैमिली को देना है, पड़ोसी को देना है, तो ये भी एक नीड हो जाती है, बिकॉज हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें करी जाती है ना. सिमिलरली हम घर पे ट्रेडिशनल आइटम्स भी रखते हैं. ज़्यादातर हमारे घर में मंदिर या हम जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसके प्रेइंग कुछ ना कुछ सामान होता है, रिलीजियस बुक्स हम रखते हैं, राइट. तो वो एक सोशल कस्टम
की वजह से वी आर डूइंग दोज थिंग्स, है ना। अब ये दीज आर नॉट वाइटल बट वी यूज देम ड्यू टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल हैबिट्स। तो ये हमारे आते हैं कन्वेंशनल नेसेसिटीज में। अब नेसेसिटी के बाद जो दूसरा कैटेगरी है वांट का, दैट इज कंफर्ट्स। कंफर्ट्स आर द नाइस टू हैव। देखिए, दीज आर द थिंग्स दैट मेक लाइफ इजियर, मोर इंजॉयबल एंड मोर कन्वीनियंट, बट यू कैन लिव विदाउट देम ऑल्सो। देखिए, इनके बिना हम जी तो सकते हैं, लेकिन अगर ये है तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे कि टेस्टी एंड हाइजीनिक फूड, अ हाउस विथ एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन और मिक्सचर, स्मार्टफोन विद गुड फीचर्स, स्टाइलिश क्लोथ फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। अब ये बिल्कुल बेसिकनेस ऐसे तो नहीं है कि इनके बिना हम मर ही जाएंगे, है ना। एयर कंडीशनर के बिना हम मर नहीं जाते, वॉशिंग मशीन के बिना हम मर नहीं जाते, हम हाथ से भी कपड़े धो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमारे घर में हो तो हमारी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल ईजी हो जाती है, ठीक है। सो कंफर्ट्स इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बट दे आर लेस अर्जेंट देन necessaries, okay। and third category is your luxuries। ये जो आपके हैं ये fancy extra है। they are not essential and often expensive items। you don't need them to survive or to be comfortable। they are more about शो ऑफ स्टेटस और पर्सनल इंडल्जेंस। जैसे कि आप गोल्ड प्लेटेड वॉच खरीद रहे हो, डिज़ाइनर बैग, स्पोर्ट्स कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी या प्राइवेट जेट है, इंपोर्टेड फर्नीचर, तो ये अमीर जादों के शौक है, इनको हम लग्जरीज कहते हैं, ठीक है। दे मे गिव प्लेजर और प्राइड बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग और इवन फॉर कंफर्ट। तो 3 कैटेगरीज आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है कि जो क्लासिफिकेशन हमने अभी पढ़ा है वो कोई फिक्स या परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि एक इंसान के लिए जो लग्जरी है वो किसी और के लिए नेसेसिटी हो सकता है, राइट। एंड ओवर टाइम्स ऑल्सो थिंग्स कैन चेंज कैटेगरी। जैसे कि लॉन्ग अगो हमारे पापा मम्मी के ज़माने में मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी था, लोगों के पास नहीं होता था, ना ज़रूरत होती थी। लेकिन आज इवन स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको फ़ोन से ही पढ़ते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो आज हम अपनी ज़िंदगी फ़ोन के बिना नहीं इमेजिन कर सकते, ये नेसेसिटी बन गया है रादर देन लग्जरी, ठीक है। तो देखिए, ओवर टाइम भी थिंग्स जो है वो कैटेगरी चेंज कर सकती है। सो क्या नेसेसिटी कंफर्ट या लग्जरी आपके लिए काउंट करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इनकम, योर लाइफ स्टाइल, द सोसाइटी यू लिव एंड द टाइम पीरियड एज वेल। ओके, नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? देखिए, अब इस चैप्टर का जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज यूटिलिटी, क्योंकि आगे अब हम हर जगह यूटिलिटी की जिक्र करेंगे। तो यूटिलिटी क्या है? देखिए, अगर हम जनरली लेमैन में बात करें तो यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम यूजिंग अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट यूज करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज योर यूटिलिटी। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में डिफाइन करें, देन यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी कितने अच्छे से आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज यूटिलिटी। अगर बहुत अच्छे से करता है तो हम कहेंगे कि उस कमोडिटी की हाई यूटिलिटी है। अगर ठीक ठाक करता है, बहुत अच्छे से नहीं करता, तो हम कहेंगे लो यूटिलिटी है, ठीक है। अब यूटिलिटी जो है ये साइकोलॉजिकल है, मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील एंड नॉट ऑन व्हाट सोसाइटी थिंक्स। जैसे कोई एक कमोडिटी आपके लिए शायद वो हाई यूटिलिटी दे सकती है, मेरे लिए कम यूटिलिटी दे सकती है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल होता है, सब्जेक्टिव होता है, आपके दिमाग में ये डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी में। अगर आपको फील हो रहा है वो आपको हाई सेटिस्फैक्शन दे रहा है, देन इट हैज़ हाई यूटिलिटी। डिस्पाइट कि मैं क्या सोचती हूँ, आपके सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं, इट डज नॉट मैटर, हाउ यू फील मैटर्स, ठीक है। यूटिलिटी इज नॉट द सेम एज यूजफुलनेस। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस सेम नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देता है उस चीज़ की आपके लिए यूटिलिटी होगी, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ हमेशा यूजफुल ही है आपके लिए। जैसे कि A toy might give you happiness, but it is not as useful as medicine. Similarly, अगर किसी को सिगरेट पीने की लत है तो सिगरेट तो हार्मफुल होता है, राइट। लेकिन अगर किसी इंसान को उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो वो उसको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डिस्पाइट बीइंग हार्मफुल। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इज नॉट द सेम, ठीक है। यूटिलिटी डज नॉट केयर इफ समथिंग इज गुड और बैड मोरली। जैसे कि सिगरेट आपको यूटिलिटी दे सकता है इवन इफ इट इज हार्मफुल। ओके, अब यूटिलिटी के रिगार्डिंग 2 की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए।
फर्स्ट इज योर टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी होता है कि आपने सर्टन यूनिट्स, सर्टन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम किया, तो ऑल टुगेदर आपको कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, फिर आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो सिर्फ सेकेंड यूनिट से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, फिर आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो थर्ड से कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। तो ईच यूनिट की जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लूँ फर्स्ट सेकेंड एंड 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से लेट्स से मुझे 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिल्स इज द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। अब सेकेंड यूनिट से लेट्स से मुझे 5 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला एंड थर्ड से 3 यूटिल्स, ठीक है, तो टोटल में मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, मैं सिंपली तीनों ही ये सेटिस्फैक्शन को ऐड कर दूंगी। सो टोटल यूटिलिटी मेरा आएगा 18 यूटिल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला था, 10 यूटिल्स, सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट से एडिशनल कितना मिला था, 5 यूटिल्स, सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। एंड थर्ड यूनिट से कितना मिला था मुझे, 3 यूटिल्स, सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट, ठीक है। तो ईच यूनिट की अगर हम इंडिविजुअली उसकी यूटिलिटी ले तो दैट इज गिवन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, एंड टोटल में अगर हमें तीनों ही यूनिट्स की चाहिए यूटिलिटी, दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली द समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज अप टू दैट यूनिट, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, वी सिंपली टेक द टोटल यूटिलिटी, ठीक है, ऑफ दैट, जैसे कि हमें मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है 6th यूनिट की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम टोटल यूटिलिटी लेंगे 6th यूनिट की, फिर हम उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ यूनिट प्रायर दैट, जैसे कि 5 की यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन सिर्फ 6th यूनिट का जो है वो निकल जाएगा, एंड दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, सो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर n यूनिट इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, मतलब दैट यूनिट, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द यूनिट प्रायर टू दैट n माइनस 1। जैसे सिक्स का निकालना है तो tu6 माइनस tu5, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी 7th यूनिट की निकालनी है तो tu ऑफ 7th लेंगे माइनस tu ऑफ 6 करेंगे। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला भी है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। देखिए, अगर हम यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं कुछ गैप में, जैसे कि पहले हम 10 यूनिट्स ले रहे हैं, फिर 20, फिर 30, तो कंटिन्यूअसली 1 2 3 करके हम नहीं ले रहे, हम गैप में ले रहे, 10 के गैप में ले रहे, राइट। सो इन दैट केस अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, वी सिंपली टेक चेंज इन टोटल यूटिलिटी यानी कि डेल्टा टी लेंगे, एंड चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डेल्टा क्यू हम करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम इस तरह से गैप में यूटिलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। सो ये दो हो गए आपके टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, फिर हमने स्टडी किया था द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। उसके लिए हमने क्या किया था, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल बनाया था कुछ इस तरह से, राइट। अब हमने वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लिया, फिर हमने उसके टोटल यूटिलिटी निकाले एंड मार्जिनल यूटिलिटी निकाला। मार्जिनल यूटिलिटी हमने कैसे निकाला, देखिए, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की निकालनी है तो हमने सिंपली 10 माइनस 0 यानी कि टोटल यूटिलिटी यहाँ की माइनस उसकी प्रीवियस यूनिट की, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें सेकेंड यूनिट की मार्जिनल निकालनी है तो हम 18 माइनस 10 करेंगे, दैट विल गिव अस 8, फिर 23 माइनस 18 करेंगे 5। तो इस तरह से हमने सारे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे निकाल दी थी, ठीक है। हमने सिंपली फॉर्मूला यूज किया TUN माइनस TUN माइनस 1। तो फिर हमें क्या दिखा कि देखिए, व्हेन देयर इज ऑब्वियसली 0 यूनिट, जब आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तब तो ना टोटल यूटिलिटी है ना मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन फर्स्ट यूनिट में हमने क्या देखा, जितनी आपकी टोटल यूटिलिटी है उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी है, क्योंकि आपने एक ही तो यूनिट कंज्यूम किया, तो टोटल में भी वही है, मार्जिनल भी वही है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी है ये एवरी टाइम इंक्रीज तो होती जा रही है, बट डिक्रीजिंग
रेट में होती जा रही है। मतलब देखिए स्टार्टिंग में आपकी 0 से 10 हुई थी टोटल यूटिलिटी, यानी कि 10 यूनिट से इंक्रीज हुई थी। लेकिन सेकंड में 10 से 18 हुई, यानी कि सिर्फ 8 यूनिट से इंक्रीज हुई। 13 में 18 से 23 हुई, सिर्फ 5 यूनिट से इंक्रीज हुई। तो इस तरह से जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है एवरी टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब आप कोई कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते हो, जब उसकी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो, आपको बड़ा ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि पहला यूनिट है वो, राइट? आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही थी, फर्स्ट टाइम खाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन वही चीज़ जब आप सेकंड टाइम खाओगे उसी टाइम पे, तो पहले जितना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्रेविंग आपकी समवॉट सेटिस्फाई हो चुकी है, राइट? पहले की तरह हाई इंटेंसिटी से अब क्रेविंग नहीं है, तो इसलिए सेटिस्फैक्शन कम होगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड यूनिट भी उसी टाइम कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन और कम होगा, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो ऑलरेडी सर्टेन एक्सटेंट तक सेटिस्फाई हो चुकी है, आपकी क्रेविंग ऑलरेडी मर चुकी है सर्टेन एक्सटेंट तक, है ना? तो विच ईच एडिशनल कंजम्पशन आपकी जो क्रेविंग है, सेटिस्फैक्शन है, वो कम होती जाएगी। तो ईच एडिशनल यूनिट का जो यूटिलिटी है, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो कम होती जाएगी विथ ईच कंजम्पशन, ठीक है? एंड ये मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने की वजह से ही यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल यूटिलिटी है वो भी कम होता जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल यूटिलिटी है एक्चुअल में वही तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे 8 यूनिट से इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, 5 यूनिट से इंक्रीज हुई है तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, ठीक है? तो जितना आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे योर मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एंड इसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होती है बट डिक्रीजिंग रेट में होती है, ठीक है? एंड देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी एग्जैक्टली सेम रहती है फॉर टू यूनिट्स। जैसे कि फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के लिए आपकी टोटल यूटिलिटी सेम है। इसका क्या मतलब है कि जब आप एडिशनल सिक्स फिफ्थ यूनिट आपने कंज्यूम किया आफ्टर फोर्थ यूनिट, तो आपको कोई भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, यानी कि जितनी आपको उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल सकती थी अब पूरी तरह से मिल गई है, ठीक है? तो आप एकदम पीक में आ चुके हो सेटिस्फैक्शन के, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है 0, कि आपको कोई भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब इस पीक पॉइंट के बाद भी, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, अगर इस पॉइंट के बाद भी आपने फर्दर कंज्यूम किया तो वो कमोडिटी आपको नुकसान ही करेगी, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। जैसे कि 5 कप तक आपने चाय पी लिया तो मज़ा आया, लेकिन छठे कप जब चाय पिया तो उल्टी और आ गई आपको, ठीक है? तो इन दैट केस अब आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? एडिशनल सेटिस्फैक्शन ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपको ये हैप्पीनेस नहीं, नुकसान दे रहा है, सैडनेस दे रहा है, ठीक है? एंड इसकी वजह से जो टोटल यूटिलिटी है वो भी अब डिक्रीज हो जाएगी। देखिए इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीजिंग रेट पे हो रही थी। इस पॉइंट में क्या हो गया? डिक्रीज ही हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है? ओके, सो देखिए व्हेन टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एम यू बिकम्स नेगेटिव, ठीक है? तो यही रिलेशनशिप आपको समझना था। तो ये जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था इसको इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए ये लॉ एक सिंपल आइडिया में बेस्ड है कि एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन या फिर मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट वो कम होता जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल होती है, नॉट द टोटल यूटिलिटी। क्योंकि हमने देखा कि फोर्थ यूनिट तक तो टोटल यूटिलिटी राइज ही कर रही थी, बस डिक्रीजिंग रेट पे कर रही थी, एंड फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी सेम थी, है ना? तो टोटल यूटिलिटी नहीं फॉल करती, टोटल यूटिलिटी तो राइज ही करती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे फॉल करती है। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये तो सेकेंड यूनिट से ही फॉल करने लग जाती है। इसके ये लॉ का नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारी ईच जो वांट, स्पेसिफिक वांट है, वो सेटिस्फाई होने की कैपेसिटी रखता है। तो जैसे ही हम वो कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो सर्टेन एक्सटेंट तक हमारी वांट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है? तो जब हम सेकेंड बार कंज्यूम करेंगे तो कम एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा, थर्ड में और कम मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारी क्रेविंग या हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो कम होती जाती है, इसलिए कम सेटिस्फैक्शन हमको ईच टाइम
कम एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमको ईच टाइम मिल रहा है। एंड फाइनली ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कंज्यूमर को अब वो कमोडिटी नहीं चाहिए, ही नो लॉन्गर वांट्स इट, राइट। जैसा कि हमने 5th यूनिट में देखा था, कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं था क्योंकि हमारी पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन पूरी हो गई थी। ओके ओके, तो देखिए ये लॉ पे याद रखने वाली की पॉइंट क्या क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज यू कंज्यूम मोर, टोटल यूटिलिटी राइज होता है बट स्लोली, ठीक है, स्लोअर, एंड इट इवेंचुअली स्टॉप्स राइजिंग, जैसे कि 5th यूनिट में स्टॉप राइजिंग हो गया था। इसको हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर आपने ओवर कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड इस पॉइंट से टीयू जो है, टोटल यूटिलिटी भी फॉल करने लग जाएगा। ओके ओके, अब जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना आपका, ये सर्टेन असम्पशंस के अंदर ही काम करता है। फर्स्ट असम्पशन इज दैट ऑल यूनिट्स मस्ट बी आइडेंटिकल इन एवरी वे। जो भी यूनिट आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे वो फर्स्ट यूनिट से आइडेंटिकल होनी चाहिए इन साइज, क्वालिटी एंड फॉर्म, तभी जाके आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। अगर सेकंड वाला ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा बड़ा साइज का है, तो मे भी उस टाइम पे आपकी यूटिलिटी बढ़े घटने की जगह, ठीक है। तो ये लॉ का काम करने के लिए आइडेंटिकल होनी चाहिए बिल्कुल। सेकेंड इज ईच यूनिट शुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड और अ रीजनेबल साइज। देखिए अगर एक प्यासे इंसान को आप पहली बार तो सिर्फ 1 चम्मच पानी पिलाओ और सेकंड टाइम में 1 गिलास पानी पिलाओ, तो ऑब्वियसली उसको सेकंड टाइम में ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। तो देखिए जो भी यहाँ पे हम यूनिट्स की बात करें वो एक स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में भी आपने 1 ग्लास पिलाया, सेकंड में भी 1 ग्लास, थर्ड में भी 1 ग्लास, तब जाके ये लॉ काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पहले तो सिर्फ 1 ही चम्मच पिलाओ और सेकंड में 1 ग्लास पिलाओ, ऐसा नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए। एंड थर्ड इज कि कोई टाइम गैप नहीं होनी चाहिए बिटवीन यूनिट्स। जैसे कि 1 कप चाय आपने अभी पी लिया, अब फिर 1 कप अगर मैं 2 घंटे बाद पिलाऊं तो मे बी आपको मज़ा और आए 2 घंटे बाद, है ना। सो देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूअसली अभी 1 कप के बाद दूसरा कप के बाद तीसरा कप अभी अगर आप पी रहे हो तो आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, लेकिन अगर आप गैप लोगे तो मे बी शायद आपका सेटिस्फैक्शन कम ना हो। फोर्थ अजम्पशन इज दैट कि कंज्यूमर की जो कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट, मूड, इनकम या हैबिट में सडन चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो लॉ काम नहीं करेगी। फिफ्थ अजम्पशन कहता है कि सम गुड्स मे नॉट फॉलो दिस लॉ। देखिए किसी भी सिचुएशन में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो ये लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि मनी, गोल्ड या फिर कलेक्टिबल्स, यानी कि आपको किसी चीज़ की कलेक्शन करने की अगर आदत है तो उसे हम कलेक्टिबल्स कहते हैं। अब देखिए इनके केस में क्या होता है ना, आपको जितना इंसान पैसा दे उतना ज़्यादा पैसे की चाव होती है ना। आपको कोई 500 दे, सेकंड टाइम पे भी 500 दे, तो आपको सेकंड टाइम में और मज़ा आएगा क्योंकि और पैसे हो गए आपके। थर्ड टाइम में फिर 500 दे और मज़ा, क्योंकि और पैसे हो गए, है ना। सोना में भी सेम बात है। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो जितना ज़्यादा मिले उतना ही ज़्यादा इंसान को मज़ा आता है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। And sixth assumption is that presence of substitutes or complements may affect the result। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहली बार आपको चाय पिलाई तो सिर्फ चाय पिलाई, लेकिन सेकंड टाइम पे चाय के साथ कुकीज़ दे दिया, बिस्किट दे दिया, केक दे दिया, तो शायद सेकंड टाइम में आपको ज़्यादा मज़ा आए, है ना। तो हम सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स को अगर इफ़ वी अगर देर इज प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स तो फिर शायद ये लॉ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सिक्स्थ अजम्पशन के साथ हम ये लॉ को देखते हैं कि अगर ये अजम्पशंस पूरी हो तभी जाके ये लॉ काम करेगा। ओके ओके, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, राइट। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि लेट्स से आपको एक चॉकलेट खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, ठीक है। एंड आप उस चॉकलेट के लिए 100 रुपीज़ भी पे करने को तैयार हो, लेकिन मार्केट में आपको वो चॉकलेट मिल गया सिर्फ ₹70 में, ठीक है। तो कम प्राइस में आपको मिल गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कितना फ़ायदा हुआ, ₹30। आप देने को तो 100 तैयार थे लेकिन 70 में ही आपको मिल गया, तो 30 रुपीज़ जो आपको फ़ायदा हुआ, इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। देखिए द आइडिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल, अ फेमस इकोनॉमिस्ट। तो क्या है कंज्यूमर सरप्लस?
It is basically what a consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays. वो 100 रुपये देने को तैयार था, he was willing to pay 100 but he actually had to pay only ₹70 क्योंकि इतना ही प्राइस था मार्केट में, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। मार्शल कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ द प्राइस अ कंज्यूमर वुड विलिंगली पे ओवर द प्राइस दैट ही एक्चुअली पेज, ठीक है। अब देखिए, जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ओनली। क्योंकि देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, राइट। अब जो इंसान का विलिंग टू पे है ना, इट डिपेंड्स ऑन हिज मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि एक इंसान को जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा कमोडिटी से उतना ही वो पे करने को तैयार होगा, उससे ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो जो विलिंग टू पे है इट डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। अब देखिए यूटिलिटी तो इंसान का कम होता जाता है विथ ईच एडिशनल कंजम्पशन, यही हमने अभी पढ़ा है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, इट बिकम्स लेस विथ ईच एडिशनल कंजम्पशन। तो जो इंसान का विलिंगनेस टू पे है ना, वो भी कम हो जाता है विथ ईच सक्सेसिव या एडिशनल कंजम्पशन। एंड इसके वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस है ये भी कम होता जाता है इंसान का विथ ईच एडिशनल कंजप्शन। जैसे कि हम ये टेबल में देख सकते हैं, देखिए दिस इज योर विलिंगनेस टू पे, जो मार्जिनल यूटिलिटी से ही डिराइव्ड है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 30 रुपीज़ के बराबर था, यू आर विलिंग टू पे 30 ऑल्सो। लेकिन सेकेंड यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है, सो योर विलिंगनेस टू पे विल ऑल्सो डिक्रीज। तो देखिए कंटिन्यूसली आपका जो विलिंगनेस टू पे है वो डिक्रीज होता जाता है एज यू कंज्यूम ईच एडिशनल यूनिट। लेकिन मार्केट प्राइस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, व्हाट यू एक्चुअली पेज तो सेम ही रहेगा। सो दैट्स वाई आपका कंज्यूमर सरप्लस भी पहले हाई होता है लेकिन फिर कम होता जाता है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जीरो कंज्यूमर सरप्लस वाले यूनिट्स में यहाँ पे आपने क्या देखा कि जितना यू आर विलिंग टू पे उतनी ही मार्केट में प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एंड कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम 6 यूनिट्स ही खरीदेगा ऑफ दिस कमोडिटी। क्योंकि देखिए 6 यूनिट से पहले उसको हर जगह सरप्लस मिल रहा है तो वो खुश हो रहा है। 6 यूनिट में आके उसकी सरप्लस एग्जैक्टली खत्म हो गई, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अब 7th यूनिट में क्या हो रहा है, ही इज विलिंग टू पे ओनली ₹18, उसको अब 18 रुपीज़ के बराबर ही यूटिलिटी दिख रही है, लेकिन मार्केट में जो प्राइस है वो 20 है। तो देखिए यहाँ पे वो नहीं खरीदेगा क्योंकि वो सिर्फ 18 देने को तैयार है, प्राइस हायर है तो वो नहीं देगा, ठीक है। सो मैक्सिमम जो कंज्यूमर बाई करेगा दैट इज अप टू दिस पॉइंट, यानी कि अप टू 6 यूनिट्स ओनली, ठीक है। तो दैट्स वाई वी से कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बेस्ड है। अब यहाँ पे हम इंसान का टोटल कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे, जितना भी उसकी कंज्यूमर सरप्लस है अप टू दिस पॉइंट या फिर अप टू जीरो, वो सारा हम ऐड कर देंगे तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस उसका निकल आएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें इतना ही समझना है कि जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश होती है, योर विलिंगनेस टू पे ऑल्सो डिमिनिशेस एंड योर कंज्यूमर सरप्लस ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल पे बराबर होते हैं, सो योर कंज्यूमर सरप्लस विल बिकम जीरो, एंड दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय। उसके बियॉन्ड फिर कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहेगा। अब देखिए जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है ना, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिमांड कर्व। क्योंकि देखिए जो डिमांड कर्व है ना, ये भी आपका विलिंगनेस टू पे बताता है। देखिए डिमांड कर्व क्या बताता है कि सर्टन प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, या फिर सर्टन क्वांटिटी के लिए इंसान कितना पे प्राइस पे करने को तैयार है ना, एंड दैट इज व्हाट इज द विलिंगनेस, ठीक है। तो देखिए अब हम ये फिगर में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे हमने डिमांड कर्व लिया है विच इज़ योर विलिंगनेस टू पे, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट इज योर विलिंगनेस टू पे, एंड डिमांड कर्व भी वही दिखाता है। अब देखिए, अब लेट्स से जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट में वो पी है, ठीक है। तो पी पॉइंट में अगर हम देखें तो पी पॉइंट डिमांड कर्व को मीट कर रहा है एट पॉइंट आर, राइट। तो इस पॉइंट में वॉट एवर यू आर विलिंग टू पे इज इक्वल्स टू योर एक्चुअल प्राइस। लेकिन अगर हम इससे हायर कोई भी पॉइंट में देखें, आर से ऊपर कोई भी पॉइंट में, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट में अगर हम देखें तो देखिए इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कितनी है, Q1 लेट्स से, ठीक है। एंड इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइस लेट्स से P1 है।
तो ये डिमांड कर्व से हमें क्या दिख रहा है कि Q1 क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर P1 प्राइस पे करने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो सिर्फ P है, तो कम है एक्चुअल प्राइस, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट देखो, ये R पॉइंट से ऊपर हर पॉइंट में आपको दिखेगा, ठीक है, कि प्राइस जो है इंसान जो है वो विलिंगनेस टू पे हायर है, लेकिन एक्चुअल प्राइस लोअर है। तो एवरी पॉइंट अबव द आर, ठीक है, ये आर पॉइंट से ऊपर जितने भी पॉइंट है यहाँ पे आपको हर जगह कंज्यूमर सरप्लस दिखेंगे अप टू दिस प्राइस लाइन पी, ठीक है, ये प्राइस लाइन के ऊपर एंड डिमांड कर्व के नीचे हर एट एवरी पॉइंट यू विल सी कंज्यूमर सरप्लस। तो इसलिए जो ये शेडेड एरिया है ना, ये पूरा आपका कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखिए ये जो क्वांटिटी है, अगर इससे लोअर आप कोई भी क्वांटिटी ले लो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। एंड ये जो क्वांटिटी क्यू है, जो ये पॉइंट आर पे मीट कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0 है, क्योंकि वॉट एवर द इंसान इज विलिंग टू पे, अगर हम ये डिमांड कर्व में देखें तो वो विलिंग टू पे भी पी है इस पॉइंट पे, राइट, एंड उसका प्राइस भी पी है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0 होगा। एंड इससे नीचे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा, कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इंसान जो विलिंग टू पे है वो कम है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम कोई ये पॉइंट ले ले, तो देखिए डिमांड कर्व से हमें क्या पता चल रहा है कि इंसान विलिंग टू पे है ओनली दिस मच, राइट, लेकिन एक्चुअल प्राइस पी है, ऊपर है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे विलिंगनेस टू पे कम है, एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, तो इंसान यहाँ पे नहीं खरीदेगा। ही विल बाय ओनली अप टू पॉइंट आर, यानी कि क्वांटिटी क्यू तक ही वो मैक्सिमम खरीदेगा, इससे बियॉन्ड वो नहीं खरीदेगा। एंड इससे पहले जितने भी क्वांटिटी है, तो वहाँ पे हर क्वांटिटी में कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। ओके, सो देखिए ये फिगर से ये क्वेश्चन आता है कि consumer surplus is represented by which portion in the demand curve. So it is represented by portion below the demand curve and above the प्राइस लाइन। ये जो प्राइस लाइन है इससे ऊपर का एंड डिमांड कर्व से नीचे का जो ये हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। एंड ये जो स्क्वायर है PRQO, ये रिप्रेजेंट करता है द एक्चुअल प्राइस यू पे, ठीक है। एंड अगर हम ये पूरे हिस्सा को टोटल में ले तो ये आपका टोटल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पॉइंट DRQ&O, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा एरिया है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटीज। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस फॉल्स। देखिए कंज्यूमर सरप्लस क्या है, विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। लेट्स से विलिंगनेस टू पे ₹100 था, एक्चुअल प्राइस ₹70 था, ठीक है, तो सरप्लस आपका आ रहा था 30। अब क्या होगा अगर एक्चुअल प्राइस फॉल करेगा, तो देखिए विलिंगनेस टू पे सेम रहेगा, एक्चुअल प्राइस विल बी इवन लोअर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा कि कंज्यूमर सरप्लस आपका इंक्रीज हो जाता है। सो वेन एवर प्राइस फॉल्स कंज्यूमर सरप्लस विल इंक्रीज। अब उसको हम ये फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए पहले प्राइस इतना था, ठीक है, सो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए वाज योर कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन जब प्राइस गिर गया तो ये एडिशनल पोर्शन विल आल्सो नाउ रिप्रेजेंट कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि न्यू प्राइस लाइन आपका ये है, ठीक है। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये एडिशनल जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, इसमें भी हमने दो एरिया में डिवाइड किया है, एरिया बी एंड द स्मॉल एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्रायंगल एरिया सी। अब एरिया बी रिप्रेजेंट करता है वो सरप्लस जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को मिला, ठीक है। देखिए एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स जो है वो पहले 70 पे कर रहे थे, अब 60 पे कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा उनको कंज्यूमर सरप्लस मिला, पहले 30 था अब 40, तो एक्स्ट्रा ₹10 जो सरप्लस मिला वो ये बी एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब ये सी एरिया क्या है ना, कि प्राइस फॉल करने की वजह से हमें पता है कि कुछ न्यू कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, जो पहले वो कमोडिटी शायद अफोर्ड नहीं कर पाते, अब वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे, राइट, तो वो भी अब खरीदने लग जाएंगे। तो जो न्यू कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोर्शन सी, ठीक है। तो ओल्ड कंज्यूमर प्लस न्यू कंज्यूमर दोनों को ही कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ, है ना। तो दोनों को ही ऐड करके फिर ये एक्स्ट्रा कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ओके,
तो ये इतना ही आपको समझना था फ्रॉम दिस पिक। तो देखिए जो ये 0 से Q है ना, ये एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं वो क्वांटिटी है, ठीक है? तो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को तो कंज्यूमर सरप्लस मिल ही रहा है। प्लस अब देखिए यहाँ पे कुछ न्यू कंज्यूमर्स भी आ गए हैं, नाउ दे आर ऑल्सो बाइंग दैट कमोडिटी, क्योंकि अब उनके लिए भी कमोडिटी अफोर्डेबल हो गया है, ठीक है? तो अब न्यू कंज्यूमर्स को जो सरप्लस मिल रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ट्रायंगुलर एरिया C। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखिए अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कंज्यूमर सरप्लस, वो कार्डिनल अप्रोच में बेस्ड था, यानी कि हम जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर रहे थे इन नंबर्स, ठीक है? लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट है जैसे कि हिक्स एंड एलन ये कहते हैं कि यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करना इट इज़ नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड, क्योंकि आप कभी भी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर पे आप कभी नहीं लिख सकते। ये सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट? आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, तो नंबर पे हम कैसे लिखते हैं, है ना? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कार्डिनल अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी एंड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, हमें यूज़ करना चाहिए ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि हम ऐसे नंबर में यूटिलिटी को मेजर नहीं करते, हम कंज्यूमर को प्रेफरेंस देते हैं। उनको हम 2-3 बंडल्स देते हैं, ठीक है? और हम कहते हैं कि आपको कौन-सा बंडल ज़्यादा प्रेफ़र आप करते हो वो बताओ, और उस बेसिस में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने 2 बंडल बनाया, बंडल ए एंड बी, ठीक है? ए में लेट्स से 2 बनाना है एंड 3 एप्पल है, एंड बी में 3 बनाना है एंड 2 एप्पल्स है, ठीक है? अब हम कंज्यूमर के पास जाके पूछेंगे कि व्हिच बंडल डू यू प्रेफर? ये बंडल आपको ज़्यादा पसंद है या फिर ये? तो कंज्यूमर इज़िली बता पाएगा कि आई प्रेफर दिस बंडल ओवर दिस, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर को जो अपनी सैटिस्फैक्शन है उसको नंबर पे प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, न्यूमेरिकली क्वांटिफाई नहीं करना पड़ेगा अपने यूटिलिटी को, सिंपली उसको प्रिफर करना पड़ेगा कि ये बंडल उसको प्रेफर है कि ये बंडल। सिमिलरली हम कहीं सारे ऐसे बंडल्स बना सकते हैं एंड हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर को आप रैंक करो, कौन सा सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन सा आता है। तो ऐसे रैंक करके प्रेफरेंस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को स्टडी करके, ठीक है, प्रेफरेंस को रैंक करके हम कंज्यूमर बिहेवियर का अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच होता है। एंड ऑर्डिनल अप्रोच में एक सबसे बढ़िया टूल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है? तो चलिए अब समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। ओके, तो अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? देखिए इंडिफरेंस कर्व हमें वेरियस कॉम्बिनेशन देता है ऑफ टू गुड्स जो आपको इक्वल या फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे कि हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिए या बंडल्स लिए, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है? अब ये सारे बंडल्स अगर आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं तो इनको हम इंडिफरेंस कर्व के बंडल्स कहेंगे, ठीक है? अब क्योंकि ये इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन देम, वो कोई भी बंडल इनमें से चूज कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब इक्वल सेटिस्फैक्शन उसे देते हैं, ठीक है? अब इस कर्व को हम आइसो यूटिलिटी या इक्वल यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ही बंडल्स जो इंडिफरेंस कर्व में के अंदर है वो कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी देता है, सेम सेटिस्फैक्शन सेम यूटिलिटी देता है। चलिए इंडिफरेंस कर्व को हम ये टेबल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो कमोडिटी लिया है, फूड एंड फ्लो, ठीक है? एंड इनकी हमने कॉम्बिनेशन या फिर बंडल बनाया हुआ है ए बी सी एंड डी। अब देखिए ए बंडल में 1 यूनिट ऑफ फूड है, 12 क्लोथिंग है, बी में 2, 6, ठीक है? अब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये चारों ही कॉम्बिनेशन जो है ये कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये चारों ही कॉम्बिनेशन जो है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमें फॉल करते हुए पाएंगे, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के अंदर जो भी बंडल है वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है? अब देखिए अब ये कॉम्बिनेशन हमने कहाँ से पता लगाया कि ये सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा? तो हमने क्या किया, वी स्टार्टेड विद जस्ट वन कॉम्बिनेशन ए। हमने क्या लिया, 1 यूनिट ऑफ फूड लिया एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग लिया, ठीक है? फिर हमने कंज्यूमर से पूछा कि अगर हम आपको एक और यूनिट फूड बढ़ा दे, सो हाउ मैनी क्लोथिंग आर यू विलिंग टू गिव अप फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ फूड, ताकि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो पहले के बराबर ही रहे। तो कंज्यूमर ने कहा कि चलो 6 यूनिट क्लोथ हटा दो एंड 2 यूनिट फूड कर दो, मेरी मेरी सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी, ठीक है? तो इस तरह से हमें एक दूसरा बंडल मिल गया बी जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देगा। सिमिलरली हमने फिर से कंज्यूमर को पूछा, तो ठीक है आप और बताओ
कि आप और कितने क्लोथ गिव अप करने को तैयार हो, सो दैट वी कैन गिव यू वन मोर यूनिट ऑफ फूड एंड स्टिल आपकी सेटिस्फैक्शन सेम रहे। तो कंज्यूमर ने कहा कि ठीक है, 2 और जो फूड क्लोथिंग है वो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है? एंड मेरी एक और फूड की यूनिट यहाँ पे बढ़ा दो। दिस विल ऑल्सो गिव मी इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन सी भी मिल गया एंड सेम तरीके से कॉम्बिनेशन डी भी हमने निकाला। कंज्यूमर ने कहा एक और हटा दो और यहाँ एक और ऐड कर दो तो मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर से पूछ पूछ के हमने ऐसे बंडल्स बनाए जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, ठीक है? तो ये शेड्यूल हमने पहले बनाया जिसको हम इंडिफरेंस शेड्यूल कहेंगे। अब ये शेड्यूल को अगर हम इस तरह से ग्राफ में प्रेजेंट करें तो हमें हमारा इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या किया, जो बंडल हमने बनाया, जो शेड्यूल बनाया, बस हमने वो शेड्यूल को यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट कर दिया एंड ये सारे बंडल्स को हमने कंबाइन कर दिया विद दिस लाइन दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है? तो इंडिफरेंस कर्व में जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस होंगे वो कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे याद रखने वाली, समझने वाली एक और बात है, वो ये है कि देखिए जब हम कॉम्बिनेशन ए से कॉम्बिनेशन बी में मूव हुए तो कंज्यूमर को सर्टेन यूनिट ऑफ क्लोथ गिव अप करना पड़ा, राइट? पहले 12 था, फिर उसको सर्टेन गिव अप करना पड़ा, तभी जाके उसको यहाँ पे वन मोर यूनिट ऑफ फूड मिला, है ना? तो जो भी उसको यूनिट गिव अप करना पड़ा टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, उसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि इनिशियली उसने 6 यूनिट गिव अप किया ऑफ क्लोथिंग टू गेट 1 यूनिट ऑफ फूड, तो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। फिर दोबारा से उसने क्या किया, ही गेव अप 2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड, है ना? तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 हुआ। फिर थर्ड में उसने सिर्फ 1 यूनिट ही गिव अप किया टू गेट अनदर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड, तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसका 1 ही हुआ। तो कितनी अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी इज ही विलिंग टू गिव अप टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी सो दैट हिज सेटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम, उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है? तो इंडिफरेंस कर्व आपने समझ लिया। नाउ लेट्स लुक एट इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व। जैसा कि यहाँ पे हमने 3 इंडिफरेंस कर्व एक ही जगह इकट्ठा लिया है, तो इसको हम इंडिफरेंस कर्व मैप कहेंगे, ठीक है? अब देखिए ये मैप में ना जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है एंड जो सबसे लोअर होता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। देखिए अब विद इन अ इंडिफरेंस कर्व अगर हम सिर्फ IC1 की बात करें तो IC1 के अंदर तो जितने भी पॉइंट्स है वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है? सिमिलरली IC2 के अंदर जितने हैं वो इक्वल देगा, IC3 के अंदर भी इक्वल देगा। लेकिन अगर हम ये कॉम्बिनेशन फ्रॉम IC1 ले एंड अनदर कॉम्बिनेशन फ्रॉम IC3 ले तो अब कौन सा हायर सेटिस्फैक्शन देगा? दैट इज दिस कॉम्बिनेशन बी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व में होता है वो हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। और हायर और लोअर हम कैसे देखेंगे? हम ऑरिजिन से देखेंगे। ऑरिजिन से जो सबसे पास है वो लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है एंड ऑरिजिन से जो सबसे दूर है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है? तो देखें, अ इंडिफरेंस कर्व मैप इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व, ईच कर्व शोज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है? Curve further from the origin is higher satisfaction and consumer prefer combination on the higher IC कर्व थे। अब क्योंकि B उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा तो हमेशा कंज्यूमर जो है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व का ही बंडल प्रिफर करेगा, क्योंकि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना दे विल कंसिस्ट मोर यूनिट ऑफ बोथ गुड्स। देखिए हमने यहाँ पे गुड एक्स लिया है, यहाँ पे गुड वाई लिया है ना, तो जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है ना इट विल कंसिस्ट ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ ईदर गुड एक्स और गुड वाई एज कंपेयर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। या फिर हो सकता है कि दोनों ही गुड की ज़्यादा क्वांटिटी हो इन इंडिफरेंस कर्व 3, है ना? एंड ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से वी विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन। दैट इज़ वाई हम जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है उसी को ही प्रेफर करते हैं। एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व में एक अजम्पशन है, मोर इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है? तो जहाँ पे भी हमें हायर क्वांटिटी दिखता है हम वो बंडल चूज करते हैं बिकॉज मोर विल गिव अस मोर सेटिस्फैक्शन, यही हम अज्यूम करते हैं, ठीक है? सो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज गिव अस हायर सेटिस्फैक्शन, तो इसलिए हम हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के बंडल को ही चूज करना प्रेफर करेंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस। देखिए जैसा कि हमने अभी अभी कहा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कि हाउ मच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप वन गुड say y to get more of another good say x, staying on the same indifference curve, सेम सेटिस्फैक्शन, जिससे कि उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसी को हम एम आर एस कहेंगे। जैसे कि देखिए हमने अगर वाई एक्सिस में क्लोथ लिया है एंड एक्स एक्सिस में फूड लिया है, तो वन एक्स्ट्रा यूनिट फूड के लिए हाउ मेनी क्लोथ इज द कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप, वही उसका एम आर एस है। तो एम आर एस इज बेसिकली नथिंग बट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि देखिए स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली टेल्स यू कि अगर आपको यहाँ पे यूनिट बढ़ानी है तो कितना आपको यहाँ पे गिव अप करना पड़ेगा, है ना। एंड एम आर एस भी तो वही कह रहा है, राइट। तो देखिए अब इनिशियली यहाँ पे वन यूनिट फूड बनाने के लिए कंज्यूमर हैड टू गिव अप 6 यूनिट्स, राइट। तो एम आर एस कितना हुआ, 6 हुआ। तो बेसिकली एम आर एस हम कैसे निकालते हैं, वी सिंपली डू, देखिए डेल्टा क्यू सी बाई डेल्टा क्यू एफ, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमने क्लोथ की गिव अप करी, तो यहाँ पे 6 गिव अप करी, तो डेल्टा 6, ठीक है। एंड कितना एडिशनल फूड हमें मिला, 1 यूनिट एडिशनल मिला, सो एम आर एस विल बी 6, ठीक है। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ना जो ये स्लोप है एम आर एस है, वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट एक्स एक्सिस में बढ़ाने के लिए वी हैव टू गिव अप 1 यूनिट ऑन द वाई, वी हैव टू गिव अप सर्टन यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, है ना। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे कि डिमांड कर्व में हमने देखा था, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्राइस को गिव अप करना पड़ता, प्राइस को डिक्रीज करना पड़ता था, है ना। तो इनवर्स रिलेशनशिप था। वैसे ही यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए वाई एक्सिस की क्वांटिटी यू हैव टू डिक्रीज, सो रिलेशनशिप इज इनवर्स। दैट्स वाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो नेगेटिव ही आएगा। और इसकी वजह से आप देखिए जो आपका इंडिफरेंस कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपको मूव करना है तो आपको नीचे मूव करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गिव अप सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाई, ठीक है। एंड आपका एक्स एक्सिस का क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आप राइट वर्ड भी मूव कर रहे हो। सो इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द राइट। अब देखिए अनदर प्रिंसिपल दैट वी स्टडी हियर इज द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, आपने नोटिस किया होगा कि ईच टाइम इट वाज डिक्रीजिंग। इनिशियली 6 था, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास क्लोथ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी एज कम्पेयर टू फूड, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी विलिंग टू गिव अप भी थे टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फूड। फूड की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा थी, यूटिलिटी ज़्यादा थी क्योंकि फूड कम थी, क्लोथ की यूटिलिटी कम थी क्योंकि क्लोथ ज़्यादा थी। सो यू आर विलिंग टू गिव अप हायर अमाउंट ऑफ क्लोथ। लेकिन जैसे ही आप सेकंड बंडल में आते हो, बंडल बी में, तो क्लोथ की क्वांटिटी अब कम हो गई, पहले से 6 यूनिट से कम हो गई, और फूड पहले से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो फूड की यूटिलिटी है, क्रेविंग है, वो आपको पहले से कम हो गई, लेकिन क्लोथ क्योंकि अब कम हो गया है पहले से, तो क्लोथ की वैल्यू बढ़ने लगे। तो अब जब आप सेकेंड टाइम गिव अप करोगे तो यू विल नॉट गिव अप एज मेनी अमाउंट्स एज फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो इस वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो गिरता रहता है। अब देखिए अब सेम इंडिफरेंस कर्व में रहने के लिए ना, जितनी आपको यूटिलिटी गेन हुई फ्रॉम वन गुड, जैसे कि फूड की इंक्रीज होने की वजह से जितनी आपकी यूटिलिटी गेन हुई, इट मस्ट बैलेंस द लॉस फ्रॉम द अदर, सो इट मस्ट बी इक्वल टू द लॉस ऑफ यूटिलिटी जो क्लोथ की क्वांटिटी कम होने से हुई, ठीक है। अब देखिए फूड की क्वांटिटी बढ़ने से कितनी यूटिलिटी आपकी बड़ी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी ऑफ फूड जो बड़ी है लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। सिमिलरली क्लोथ की कितनी क्वांटिटी डिक्रीज हुई वो लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ क्लोथ। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि कितनी क्लोथ की यूटिलिटी डिक्रीज हुई है, उतनी ही यहाँ पे फूड की यूटिलिटी इंक्रीज हुई होगी। तो इसलिए हमने इनको इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिला, नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन। हमने क्वांटिटी को एक साइड लिया एंड मार्जिनल यूटिलिटी को दूसरी साइड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिखा, दिस इज बेसिकली नथिंग बट योर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे मिल गया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज mu of x commodity, marginal utility of x commodity divided by marginal utility of y commodity, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला से भी हमें क्या पता चलता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करता ही जाता है। व्हाई? बिकॉज देखिए, इनिशियली जो एक्स कमोडिटी है जैसे कि फूड है, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए काफ़ी हाई थी क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम थी। एंड जो क्लोथ है या वाई में जो कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम थी क्योंकि क्लोथ की बहुत ज़्यादा यूनिट्स थी। तो नेचुरली जो यहाँ पे आंसर है एमआरएस है वो ज़्यादा आता था। लेकिन जैसे जैसे फूड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड कम होती जाएगी। एंड जैसे जैसे क्लोथ की क्वांटिटी कम हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लोथ बढ़ती जाएगी। तो एमआरएस भी हमारा कम होता जाएगा। दैट्स वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। ओके, तो इतना आपने समझ लिया। तो आइए क्विकली अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को भी रिवाइज कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमारा इस तरह से डाउनवर्ड एंड टू द राइट स्लोप करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफ वी वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड इन द एक्स एक्सिस वी हैव टू गिव अप सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड इन द वाई एक्सिस, है ना। फूड की हमें यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो क्लोथ की डिक्रीज करनी पड़ती है, राइट। Because of this, indifference curve is downward sloping to the right. ठीक है। Now second property is that indifference curve are always convex to the origin. देखिए दो तरीके के कर्व होते हैं, एक तो इस तरह के कर्व, ठीक है, एंड दूसरे इस तरह के कर्व। अब इस तरह के कर्व जहाँ से ओरिजिन से आपको पीठ दिख रहा है इसको हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। एंड इस तरह के कर्व जहाँ ओरिजिन से आपको ऐसे केप जैसा बना हुआ दिखता है इसको हम कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व जो है इट इज कॉन्वेक्स इन शेप एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए क्या होता है ना, इनिशियली आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काफ़ी हाई होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, राइट। तो इनिशियली आपका कर्व तेज़ी से नीचे गिरता है, लेकिन जैसे जैसे एमआरएस आपका कम होता जाता है तो कर्व आपका फ्लैट होता जाता है। तो इस तरह से ओरिजिन से ऐसे पीठ आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन देखिए अब ज़्यादातर जो कर्व्स है वो तो कॉन्वेक्स शेप के ही होते हैं, लेकिन दो एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप के नहीं होते। अब वो सिचुएशन कौन सा है? पहला है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। जैसे कि अगर दो कमोडिटीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका स्लोप है एमआरएस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि देखिए आप एक कोक के बदले एक पेप्सी सब्स्टिट्यूट करोगे क्योंकि दोनों ही आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, राइट। तो एक के बदले में आप एक ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और कोई भी कर्व में अगर स्लोप कांस्टेंट रहता है तो वो कर्व एक लीनियर कर्व यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाती है। तो इसलिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह का लीनियर शेप का स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अब दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे गुड्स है जो हम साथ में ही यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज नहीं कर सकते। जैसे कि लेफ्ट एंड राइट शू, राइट। अब देखिए अगर हमने एक जोड़ा लिया लेफ्ट एंड राइट का तो एक जोड़ा हम पहन के बाहर जा सकते हैं। लेकिन अब मैंने सिर्फ अगर लेफ्ट शू की ही क्वांटिटी इंक्रीज करी कीपिंग राइट शू द सेम, तो क्या मुझे कोई फायदा होगा? नहीं, स्टिल मेरे पास एक ही जोड़ा होगा। क्योंकि अगर मैं सिर्फ लेफ्ट का ही इंक्रीज करूं तो क्या फायदा, मैं सिर्फ लेफ्ट पहन के तो बाहर नहीं जा सकती, राइट उसका जोड़ा भी मुझे चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ राइट शू ही इंक्रीज करूंगी लेफ्ट को नहीं करूंगी तो क्या कोई फायदा है? नहीं, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा कि वी स्टार्ट विथ वन कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमने वन लेफ्ट शू लिया वन राइट शू लिया। अगर अब मैं सिर्फ लेफ्ट ही इंक्रीज करती जाऊंगी तो मुझे कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पे मिलता था एक जोड़े में उतना ही यहाँ 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 मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं सिर्फ राइट शू, इसको लेफ्ट मान लेते हैं इसको राइट, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ राइट शू ही इंक्रीज करती जाऊँ कीपिंग लेफ्ट द सेम, तो अगेन क्या मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगा? एडिशनल इंक्रीज होगा मेरा कोई सेटिस्फैक्शन? नहीं, जितना यहाँ पे था उतना ही रहेगा क्योंकि अभी भी मेरे पास जोड़ा तो एक ही है।
राइट। सिर्फ राइट ही इंक्रीज करने से क्या होगा, मेरा जोड़ा तो इंक्रीज नहीं हुआ है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह से एल शेप्ड का मुझे मिलेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट इंक्रीज करोगे तो भी आपकी कोई सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं होनी, अगर आप सिर्फ राइट इंक्रीज करोगे तो भी कोई सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं होनी। तो जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे है वो मुझे इक्वल ही सेटिस्फैक्शन देंगे। लेकिन अगर मैंने दोनों ही जोड़ा इंक्रीज कर दिया, ठीक है, दोनों का ही 2 2 कर दिया, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट में पहुंच जाऊंगी। सो दिस विल रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब 2 जोड़ा हो गया है तो ये अब अलग इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। तो अगेन इसमें भी अगर मैं इस तरह से फिर ड्रॉ कर दूं, सो दिस विल बी माई अनदर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये हायर इंडिफरेंस कर्व में मैं पहुंच गई, ये लोअर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब बी में भी अगर सिर्फ अब राइट टू ही इंक्रीज करती जाऊँ सेम सेटिस्फैक्शन, लेफ्ट इंक्रीज करती जाऊँ सेम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपके एल शेप्ड के रहेंगे। और अगर आपने एक फिक्स रेशियो में अगेन एक जोड़ा और इंक्रीज कर दिया तो आप फिर हायर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फिक्स रेशियो में अगर दोनों ही इंक्रीज करोगे तो यू विल मूव टू द हायर, लेकिन अगर सिर्फ एक ही इंक्रीज करोगे तो वही इंडिफरेंस कर्व में आप रहोगे। सो इंडिफरेंस कर्व इज यहाँ पे एल शेप्ड, ओके। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन आपके थे। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट लाइक दिस। क्योंकि देखिए अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि देखिए बी एंड ए बी सेम इंडिफरेंस कर्व है, सी एंड ए बी सेम इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स है। अब सेम इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स तो हमेशा इक्वल सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए, यानी कि बी के बराबर सेटिस्फैक्शन ए को देना चाहिए एंड सी के बराबर सेटिस्फैक्शन भी ए को भी देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। लेकिन अब इसके नाते तो बी के बराबर सी को भी देना चाहिए, राइट, अगर हम ये इक्वेशन को देखें तो। बट क्या इंडिफरेंस कर्व में कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, हायर हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन देगा। तो अगर इस तरह से दो इंटरसेक्ट कर गए तो ये हमें बिल्कुल इलॉजिकल इक्वेशन मिलेगा जो लॉजिकली इनकरेक्ट रहेगा, तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट हायर कर्व यानी कि हायर सेटिस्फैक्शन। अगर हम इंडिफरेंस मैप में देखें तो हमेशा जो हायर कर्व रहता है वो हायर सेटिस्फैक्शन ही देगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ वन और बोथ गुड्स, ठीक है। ये तो हमने मैप में भी पढ़ा था, इंडिफरेंस मैप में भी, राइट। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इंडिफरेंस कर्व कभी भी दोनों एक्सेस टच नहीं करते। एक्सेस टच करने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस को टच हो रहा है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस की क्वांटिटी 0 है, सिर्फ वाई एक्सिस की ही यहाँ पे सर्टन सॉरी अब एक्स एक्सिस को टच करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस की तो सर्टन क्वांटिटी हमारे पास है, लेकिन वाई एक्सिस की क्वांटिटी, वाई गुड जो है उसकी क्वांटिटी 0 है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे टच करने का क्या मतलब है कि एक्स की क्वांटिटी तो यहाँ पे 0 है, सिर्फ वाई गुड की ही सर्टन क्वांटिटी हमारे पास है ना। लेकिन देखिए इंडिफरेंस कर्व में ना हम हमेशा लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। तो सर्टन अमाउंट में दोनों ही गुड होनी चाहिए, एक गुड 0 हो ऐसा इंडिफरेंस कर्व में नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे एक्सेस को टच नहीं करते, ओके। सो दीज वर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व पढ़ते वक्त हमने कहा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वही इंसान को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है, राइट। तो इंसान तो हमेशा कोशिश करेगा कि वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को ही चूज करे, जो कॉम्बिनेशन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व में है उसको ही चूज करे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्यों? क्योंकि देखिए इंसान को ना बजट का कॉन्स्टेंट रहता है। जो हायर कॉम्बिनेशन में होता है उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है उस कॉम्बिनेशन में दोनों गुड्स की, है ना। या तो एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा है या तो दोनों की ही ज़्यादा है। अब क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब उसको हायर प्राइस भी पे करनी पड़ेगी वो क्वांटिटी अचीव करने के लिए, राइट। एंड इंसान ना कभी भी अपने बजट के बाहर जाके तो कोई कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकता, राइट। उसका इनकम फिक्स्ड होता है, यानी कि बजट फिक्स्ड होता है, तो उसी बजट के विद इन रह के ही उसको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान हाईएस्ट इंडिफरेंस को भी हमेशा पहुंच पाए। जितना उसका बजट अलाउ करेगा उतनी हायर वो इंडिफरेंस कर्व में जा सकता है, उसके बियॉन्ड, उसके बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। एंड जो बजट कॉन्स्टेंट है, यही जो बजट कॉन्स्टेंट है वो बजट लाइन हमें बताता है। तो देखिए अगर हम बजट लाइन को ड्रॉ करें तो इस तरीके का बजट लाइन हमें दिखेगा। बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू
एम या फिर बी हम लिख सकते हैं। यानी कि दो कमोडिटीज अगर हम लेते हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, तो देखिए जो एक्स की क्वांटिटी है हम उसको एक्स के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वाई की क्वांटिटी है उसको वाई के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हमारा टोटल खर्चा निकला ये दोनों गुड्स खरीदने के लिए, ये कॉम्बिनेशन खरीदने के लिए, ठीक है। और जो खर्चा है वो हमारे बजट के बराबर होनी चाहिए, बजट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि विद इन आवर बजट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये बजट लाइन है ना, ये जो लाइन है, इट गिव्स यू ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, लेट्स से चॉकलेट एंड आइसक्रीम, जो आपके बिल्कुल विद इन द बजट में है, यानी कि जो आपके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठा सकते हैं बजट लाइन में। सो ऑल दीज पॉइंट रिप्रेजेंट दैट कॉम्बिनेशन जो एग्जैक्टली आपके बजट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली आपके बजट के विद इन है, ठीक है। अब अगर हम इसके बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें, ये पॉइंट को देखें, तो ये पॉइंट में देखिए जो एक्स एक्सिस की गुड है, यानी कि सर्टन क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम आप यहाँ पे ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो चॉकलेट की क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, राइट। यानी कि जो आपका पूरा का पूरा बजट है ये पॉइंट में आप आइसक्रीम पे लगा रहे हो। अब लेट्स से आपका बजट है ₹100 एंड आइसक्रीम की जो प्राइस है वो ₹20 है, एंड चॉकलेट की जो प्राइस है वो ₹10, ठीक है। आइसक्रीम की 20, चॉकलेट की 10, एंड बजट आपका 100। तो इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, आप पूरा का पूरा आपका बजट जो है ₹100 जो है वो पूरा का पूरा आप आइसक्रीम पे लगा रहे हो। तो कितने क्वांटिटी आइसक्रीम आप यहाँ पे खरीद पाओगे? देखिए आइसक्रीम की प्राइस है ₹20, राइट। तो पूरा का पूरा 100 आइसक्रीम पे लगाओगे तो 5 यूनिट्स आइसक्रीम आप यहाँ पे खरीद पाओगे। तो देखिए इस पे यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी आइसक्रीम की वो 5 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे आप अपना पूरा का पूरा बजट किस पे लगा रहे हो? चॉकलेट पे। तो देखिए जो ₹100 आपका बजट है पूरा का पूरा चॉकलेट पे लगा रहे हो, चॉकलेट की प्राइस है ₹10। तो कितनी यूनिट्स चॉकलेट यहाँ पे खरीद पाओगे? 10 यूनिट्स। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा चॉकलेट की क्वांटिटी इज 10 यूनिट्स, ठीक है। एंड देखिए अब जो ये पॉइंट है, के पॉइंट यहाँ पे जो है ये आपके बजट लाइन के भीतर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, वो कॉम्बिनेशन जो आपके बजट के विद इन है, इट इज़ लोअर देन योर बजट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन खरीदने के बाद स्टिल आपको सर्टन पैसा बच जाएगा फ्रॉम योर बजट, ओके। एंड जो ये पॉइंट एच है आपको दिख रहा है ये बजट लाइन के बियॉन्ड है, यानी कि ये वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ नॉट अटेनेबल विद इन योर बजट। जैसे कि मे बी ये ₹120 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका बजट सिर्फ ₹100 है। एंड मे बी जो ये के पॉइंट है ये ₹80 का बजट का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है ये आप खरीद सकते हैं, दिस इज़ विद इन योर बजट, एंड ये खरीदने के बाद एक्स्ट्रा ₹20 आपकी बच भी जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका बजट लाइन। Okay, now another important topic on the budget line is the slope of the budget line. देखिए स्लोप का क्या मतलब होता है कि अगर आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, यानी कि आइसक्रीम की एक क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, सो हाउ मच चॉकलेट डू यू हैव टू गिव अप ऑन द वाई एक्सिस, वही स्लोप ऑफ द बजट लाइन है। तो देखिए अब आपकी जो आइसक्रीम है उसकी प्राइस कितनी थी? ₹20, राइट। एंड चॉकलेट की प्राइस कितनी थी? ₹10। अब विद इन द बजट रह के अगर आपको आइसक्रीम की एडिशनल यूनिट लेनी है तो कितने चॉकलेट आपको गिव अप करनी पड़ेंगी? 2 यूनिट्स, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि चॉकलेट की प्राइस 10 है, राइट। तो ₹20 में 2 चॉकलेट आते हैं ना, तो 2 चॉकलेट अगर आप गिव अप करोगे तो एक आइसक्रीम आप एडिशनल ले पाओगे, है ना। एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज बेसिकली you take the price of the commodity on x-axis and divide it by price on the commodity on the y-axis। तो x-axis यानी कि आइसक्रीम की प्राइस कितनी है? 20 एंड चॉकलेट की कितनी है? 10। तो स्लोप कितना आया? 2। यानी कि एक यूनिट आइसक्रीम इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू गिव अप 2 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। सो देखिए स्लोप इज डिटरमाइंड बाय द प्राइसेस ऑफ द two good. It is equal to the price ratio of two goods, that is px by py. It measures the rate at which consumer can trade one good for the other, ठीक है। अब देखिए अब बजट लाइन कब कब शिफ्ट होगा?
देखिए बजट लाइन जब तक स्लोप आपका कांस्टेंट है, यानी कि दोनों कमोडिटी की जो प्राइसेस है, जब तक ये कांस्टेंट है तब तक तो बजट लाइन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर कमोडिटी एक्स की प्राइस या कमोडिटी वाई की प्राइस चेंज हो जाती है तो बजट लाइन की स्लोप चेंज हो जाएगी एंड बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर एक इंसान का इनकम ही इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो उसका बजट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो इन दैट केस ऑल्सो बजट लाइन विल शिफ्ट, ठीक है। तो देखिए चेंज इन प्राइसेस ऑफ वन और बोथ गुड्स की वजह से होता है। लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम अगर इंसान का चेंज हो गया तो भी चेंज बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर दोनों ही चीज हो गए, इनकम भी चेंज हो गया एंड दो कमोडिटी के रिलेटिव प्राइसेस भी चेंज हो गए, तो इन दैट केस ऑल्सो बजट लाइन विल शिफ्ट। ओके, तो देखिए अब इंडिफरेंस कर्व भी हमने समझ लिया, बजट लाइन भी समझ लिया, राइट। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुंच पाएगा? देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा व्हेन ही चूजेस द कॉम्बिनेशन ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व विद इन हिज बजट। ऐसा इंडिफरेंस कर्व जो उसके बजट के भीतर भी हो, लेकिन बजट के भीतर होते हुए वो हाईएस्ट हो, तो तब जाके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम पता करने के लिए अब हमें इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन को साथ में ही ले आना पड़ेगा, कंबाइंडली इनको देखना पड़ेगा, जैसे कि ये फिगर में हम देख सकते हैं। तो देखिए एक कंज्यूमर की वेरियस इंडिफरेंस कर्व हमने ले ली है, पूरा का पूरा इंडिफरेंस मैप हमने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। एंड उसका बजट लाइन भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें वेरियस कॉम्बिनेशन दिखते हैं उसके बजट लाइन पे, आर एस क्यू टी एंड एच, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम उसके इंडिफरेंस मैप को देखें तो देखिए जो इंडिफरेंस कर्व 5 है एंड इंडिफरेंस कर्व 4 है वो तो उसके बजट लाइन के बाहर है, तो ये इंडिफरेंस कर्व तो उसके लिए अनअटेनेबल है। तो इन तीनों को, ये दोनों को तो पहले ही हटा दो, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये तीन इंडिफरेंस कर्व ही कंसिडर करने हैं क्योंकि ये उसके बजट के भीतर है, ठीक है। अब ये इंडिफरेंस कर्व में देखिए पहले कॉम्बिनेशन आर को देखते हैं। देखिए आर उसके बजट में तो है लेकिन लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व में है इन तीनों में से, राइट। सिमिलरली एच भी उसके बजट में है लेकिन अगेन ये इंडिफरेंस कर्व 1 में है जो लोएस्ट है, ठीक है। तो इससे बेटर तो आप टी या एस कॉम्बिनेशन ले रहे, लेकिन टी एंड एस कॉम्बिनेशन में भी क्या दिक्कत है कि ये इंडिफरेंस कर्व 2 में है। वी ऑल्सो हैव अनदर इंडिफरेंस कर्व IC3 जो हायर है, राइट। तो हम हमेशा ये IC3 में ही जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए IC3 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे बजट में ही है, इट ऑल्सो टचेज आवर बजट लाइन, लेकिन ये कंपेरेटिवली तीनों इंडिफरेंस कर्व में से हाईएस्ट में है। तो एक इंसान जो है, कंज्यूमर जो है, वो हमेशा ये कॉम्बिनेशन क्यू को ही प्रिफर करेगा अमॉन्स्ट ऑल दीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन क्यू है ये बजट में भी है एंड जो बजट के विद इन इंडिफरेंस कर्व है उनमें से हाईएस्ट में है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है, क्वांटिटी m, दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इक्विलिब्रियम है ना, इट विल ऑलवेज बी एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जहाँ पे बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को जस्ट टच करके नीचे जा रहा है। सो उसी पॉइंट पे हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट क्यू में इंडिफरेंस कर्व इज जस्ट टेंजेंट, बाकी अगर आप पॉइंट देखोगे तो जो बजट लाइन है वो क्रॉस कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को, ठीक है, काट के आगे चल रहा है। लेकिन पॉइंट क्यू में ये जस्ट इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है नीचे, ठीक है। देखिए ये बजट लाइन है एंड इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन जस्ट ऐसे टच करके, जस्ट ये पॉइंट पे टच करके नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंसी पॉइंट, ठीक है। तो जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा दैट विल ऑलवेज बी द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ओके, अब टेंजेंसी पॉइंट पे क्या होता है ना, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। देखिए बजट लाइन का दूसरा नाम प्राइस लाइन भी है, ठीक है। तो दोनों का दोनों का जो स्लोप है वो टेंजेंसी पॉइंट में इक्वल होगा। अब स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर
हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, है ना। एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या है, प्राइस रेशियो ऑफ द टू गुड्स। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो इस तरह के इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें एंड पी एक्स को यहाँ लाए एंड क्या है आपका एम यू को यहाँ पे रख दे, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी विल गेट, ठीक है। तो ये है आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी ऑफ कमोडिटी एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी फॉर कॉम्बिनेशन वाई, तभी जाके इंसान इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। तो यही था हमारा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाता है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो आपके बुक में समझाया है कि क्यों जो इंडिफरेंस कर्व है वो सुपीरियर है यूटिलिटी एनालिसिस से, यानी कि जो हमने कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी एनालिसिस की थी, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्यों सुपीरियर है इससे, व्हाट आर द रीजंस। देखिए ये सुपीरियर है मेनली बिकॉज ऑफ फोर थिंग्स। फर्स्ट इज दैट जो इंडिफरेंस कर्व है इट डिस्पेंसेस विद द अजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यहाँ पे हमको यूटिलिटी को नंबर में मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड सेकेंडली इट स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी एट अ टाइम। देखिए इंडिफरेंस कर्व में हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, राइट, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स पढ़ रहे हैं, हम बंडल को ले रहे हैं ना। तो दो गुड को हम यहाँ पे साथ में पढ़े, जैसे कि फूड एंड क्लोथ को हमने साथ में देखा, फिर चॉकलेट एंड आइसक्रीम को हमने साथ में देखा बजट टाइम पे, राइट। सो यहाँ पे एक ही साथ हम दो गुड्स को स्टडी कर पा रहे हैं, सो इट इज सुपीरियर। थर्ड, it does not assume the constancy of marginal utility of money। देखिए यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच में एक असम्पशन क्या होता था कि जो मनी की यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि मनी की वैल्यू हमारे नज़र में हमेशा कांस्टेंट होती है। पर हमें पता है ऐसा सच नहीं है। अगर आप इमेजिन करो सैलरी डे से बिल्कुल आगे के डे में मनी की कितनी वैल्यू होती है हमें, क्योंकि हमारा पैसा ख़त्म हो चुका होता है, राइट। लेकिन बिल्कुल सैलरी डे के बाद का डे जब हमारा जस्ट सैलरी आया है, हम उस टाइम पे माला माल है, तो पैसों की हमें इतनी वैल्यू नहीं होती, हम खुलेआम खर्च करते हैं। लेकिन सैलरी डे से पहले हमें लाइक ढूंढना पड़ता है, 1000 रुपये भी हमें संभाल के रखने पड़ते हैं, है ना। तो देखिए मनी की जो वैल्यू है ना वो भी हमारे नज़र में चेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस। कुछ दिन में अलग हो सकता है, जब पैसे कम है तो वैल्यू ज़्यादा है, जब पैसे हमारे पास ज़्यादा है तो पैसे की वैल्यू कम है, राइट। तो पैसे की वैल्यू भी कोई कांस्टेंट नहीं रहती। तो यूटिलिटी को पैसे में मेजर करना इट इज़ नॉट दैट मच साइंटिफिक, ठीक है। एंड जो इंडिफरेंस कर्व है ना इसमें हमें यूटिलिटी को पैसे के रूप में मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये असम्पशन फिर हमें वहाँ पे रुकावट नहीं लेके आती, ठीक है। सो दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व इज़ सुपीरियर। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट जो इंडिफरेंस कर्व है वो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में सेग्रीगेशन करता है। देखिए हमने डिमांड में पढ़ा था व्हेन एवर प्राइस डिक्रीजेस दो इफेक्ट काम करता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये दोनों ही इफेक्ट मिलके आपके डिमांड को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व में ना हमें प्राइस के डिक्रीज होने पे या इंक्रीज होने पे जो इनकम इफेक्ट का असर है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का असर है वो क्लियरली सेपरेटली देखने को मिलता है, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। एंड दैट इज वाई ऑल्सो इंडिफरेंस कर्व इज सुपीरियर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। सो गाइस चैप्टर 2 यूनिट 2 का रिवीजन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखिए कुछ पॉइंट आई नो मैंने थोड़ा सा जल्दी में, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है हमें शॉर्ट भी रखना है, राइट। हमें अब डिटेल में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ईच एंड एवरी पॉइंट, उसके लिए तो डिटेल्स क्लासेस ही देखनी पड़ेंगी। तो क्योंकि ये जस्ट रिविजन पर्पज़ के लिए मैंने बनाया है तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में समझाया है, की पॉइंट समझाया है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हमारे जो टेलीग्राम में डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वहाँ पे पूछिएगा, या फिर अगर आपकी इच्छा है आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी डिटेल क्लास ज्वाइन करिएगा। डिटेल क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आ जाएगा। ये तो बस उन बच्चों के लिए है जो डिटेल में पढ़ चुके हैं और वो जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा है रिविजन के लिए। एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा चैनल को, एंड आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विथ मोर सच वीडियोस। सो तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।